नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना पुरानी है, बहुत पुरानी है। बात छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की। तारीख थी 21 दिसंबर 2020। थाना था अमलेश्वर और गांव था खुड़मुड़ा गांव। छत्तीसगढ़ अपेक्षाकृत शांत प्रदेश है, क्राइम यानी अपराध के लिहाज से। हल्ला हुआ, पुलिस पहुंची और आसपास का इलाका टूट पड़ा। एक ही परिवार के 4 व्यक्तियों की हत्या हो गई। 2 बुजुर्गों के शव, बुजुर्ग या अधेड़ कह लें, उनके शव तो घर में मिले और कई घंटे के बाद उनके बेटे और बहू के शव पानी की टंकी के भीतर मिले। आसपास के जिलों में भी खौफ सा छा गया कि पता नहीं कौन, कब, क्यों, कैसे इन 4 लोगों की हत्या करके चला गया। पुलिस परेशान हुई। पुलिस ने तमाम लोगों से पूछताछ की, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। सर्विलांस से कुछ जानकारी नहीं हुई, सीडीआर से कोई जानकारी नहीं हुई, डॉग स्क्वाड कुछ भी नहीं बता सका। पूरा गांव एक हुआ। फिर वही जो पुराना पहले का तरीका है पुलिस का कि गांव में सादे में अपने आदमी भेजिए, रखिए, गांव में जो चर्चाएं हों, सही गलत जो भी, उनका पता करिए और एक एक करके ऐसी चर्चाओं की का वेरिफिकेशन करिए। और धीरे धीरे काफी समय होने के बाद, निकलने के बाद, 84 दिन बाद, 84 डेज, लगभग 3 महीने बाद, पुलिस को गांव से ही कुछ थोड़ी थोड़ी सूचनाएं मिलने लगी। सबसे पहले यह सूचना मिली कि परिवार में एक दिन झगड़ा हुआ था और परिवार के आधे लोग एक तरफ और आधे लोग एक तरफ। मसला परिवार की बड़ी बहू निर्मला के उसके पति के मौसा से संबंध के कारण। लेकिन उसके बाद फिर जैसे सबको सांप सूंघ गया हो, किसी ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन एक बात हुई कि जो मौसा था, बड़े बेटे या बेटों का जो मौसा था, उसका घर में आना जाना बंद हो गया या रुक गया या प्रोहिबिटेड हो गया। पुलिस को इस सूचना पर थोड़ा थोड़ा यकीन सा होने लगा। पुलिस ने मौसा यानी रोहित को उठाया। रोहित मौसा ही उसको पूरा परिवार कहता था। दोनों लड़के, दोनों बहुएं सब रोहित मौसा ही कहती थी। पुलिस ने चुपचाप रोहित मौसा को उठाया, पूछताछ करने लगा, शुरू हो गई। तमाम यत्न किए गए, लेकिन कोई बहुत मुफीद बात उसकी पूछताछ से नहीं आई। ऐसा लगता था कि 3 महीनों में उसने अपने आप को पक्का कर लिया था कि पुलिस इतने सवाल पूछेगी, मुझे इसका कितना जवाब देना है। बहरहाल ये बात हल्की फुल्की तय हो गई कि बड़ा बेटा गंगाराम इस घटना के बारे में कुछ कुछ जानता है, जिसमें उसके मां बाप, छोटे भाई और उसकी पत्नी की हत्या हुई थी।
ये भी बात कुछ अच्छा वो कैसे पुलिस को उसने बताया जब बातचीत आप किसी आदमी को कई-कई दिनों तक घेरिए, तो जैसे आपने उससे पूछा कि भाई आखिर तुम वहां नहीं आए तो कौन आया? तो उसका जवाब देता है कि गंगाराम से पूछिए। फिर पूछा कि तुम जब फला जगह थे, तुम बता रहे हो घटना के समय कौन कोई था कि नहीं था? तुम्हें कोई जानकारी हो तो बताओ। चलो तुम नहीं थे, तो तुम्हें क्या जानकारी? तो साहब ये तो गंगाराम ही बता पाएगा। कई सवालों के जवाब में जब गंगाराम का नाम बार-बार उसने लिया, ये नहीं कहा कि उसको पता है या उसको पता है कि हत्या कैसे हुई या उसको पता है कि क्या समस्या थी, ये सब कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानता था कि अगर मैंने ऐसा कुछ कहा तो गंगाराम फौरन पूरी बात बता देगा। इस सावधानी के साथ उसने नाम लिया, लेकिन जो नेचुरल बात होती है, नेचुरल फ्लो में गंगाराम का भी नाम आ गया। गंगाराम भी थाने पर आ गए। सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस दोनों के लिए बनाए गए, जो रोहित मौसा की पूछताछ में आए थे। ठीक वैसे ही सवाल जिसमें उसने कहा था कि उस समय कौन था, ये गंगाराम बता पाएगा। कितने बजे फलाने गए थे, वो ये गंगाराम बता सकता है, घर पे रहता है। तो पुलिस ने ये तो समझ लिया कि एक इंपॉर्टेंट एंटिटी है इस पूरे क्राइम के सीक्वेंस में। लिहाजा गंगाराम और उससे बातचीत, एक ही सेट ऑफ क्वेश्चन से बातचीत शुरू हुई। दिन भर की बातचीत के बाद फिर ये परसेंट देखे गए कि कितने परसेंट सवालों के जवाब इन लोगों ने एक जैसे दिए, यानी सेम है, दोनों के जवाब सेम है, और कितने में डिफरेंस है। यह संख्या करीब 60% आई। पुलिस को अब थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा कि ये दोनों ही राजदार हैं, इन दोनों को ही इस राज का पता है, वरना इतने 100 सवा 100 सवालों में कैसे वो 60% सवालों का जवाब, जिसमें कुछ परिस्थितियों से संबंधित सवाल थे, जिसमें कुछ रिश्तों से संबंधित सवाल थे, जिसमें कुछ आमदनी से संबंधित सवाल थे, जिसमें कुछ खेती से संबंधित सवाल थे, तो कैसे दोनों के सवाल, जबकि रोहित रिश्ते का मौसा, वो वहां से दूर कहीं उसका गांव था, लेकिन ये 60% सवालों के जवाब दोनों ने बराबर दिए। फिर दोनों को बिठा के जो 40% सवालों में अंतर आ रहा था, उसका आमना सामना कराया गया। बात हल्की हल्की खुलने पर आने लगी। दोनों की बातचीत से एक बात और समझ में आई कि परिवार के एक सबसे अच्छे मित्र, जिनका नाम महाकाल है, उसी गांव में रहते हैं, इनके हर दुख सुख में शामिल होते हैं। महाकाल का भी उस घर में आना जाना था। फिर महाकाल भी ढूंढ कर आ गए। फिर उनसे पूछताछ हुई, फिर वही एक्सरसाइज रिपीट की छत्तीसगढ़ की पुलिस ने। और फिर बाद में जब ये 3 लोगों से अलग अलग 150-150, 200 सवालों से, ये देखिए, ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है इंटरोगेशन का। बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, बहुत ज्यादा आपके ऊपर आरोप नहीं लगेंगे कि आपने 3rd डिग्री का प्रयोग किया, और सेट ऑफ क्वेश्चंस इंटेलिजेंटली अगर बनाए हुए हों, तो इस तरह से तीनों से अलग अलग पूछे जाने वाले सवालों की संख्या करीब 250-300 हो गई। बात तो कुछ कुछ समझ में आने लगी कि इन चारों हत्याओं में इन तीनों लोगों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन बस सबूत नहीं था। ऑफिसर्स ने
डिसाइड किया जो एसपी और एडिशनल एसपी जिले के थे, दुर्ग के एसएसपी, कि इन्हीं सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ इनका नार्को टेस्ट करा दिया जाए। हो सकता है कोई ऐसी कॉमन बात नार्को टेस्ट में आ जाए कि इसका इस पूरे प्रकरण का खुलासा हो सके। तीन महीने बाद हुई इस पूछताछ के तुरंत बाद परमिशन लेकर इन तीनों का नार्को टेस्ट कराया गया। नार्को टेस्ट के रिजल्ट बहुत चौंकाने वाले थे और नार्को टेस्ट में यह बात क्लियर हुई कि गंगाराम की पत्नी यानी मृतक जो हस्बैंड वाइफ थे, जिनका नाम बालाराम सोनकर और दुलारी सोनकर था, गंगाराम के पिता और माता, तो गंगाराम की पत्नी इन चारों हत्याओं की मास्टरमाइंड थी। इसीलिए उसकी फौरन गिरफ्तारी हुई और फिर 26 मई 2021 को उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। नार्को टेस्ट के बाद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन इन तीनों से निकली, उससे कहानी बिल्कुल साफ हो गई और फिर जब बातें पता लग जाती हैं, पुलिस का काम बहुत आसान हो जाता है। एक एक से अलग अलग श्रेणीबद्ध पूछताछ हुई और पूरी बात सामने निकल आई। भरा पूरा परिवार था बालाराम सोनकर का। बालाराम सोनकर, उनकी पत्नी दुलारी सोनकर, पुत्र गंगाराम सोनकर, बड़ा वाला पुत्र, उसकी पत्नी निर्मला सोनकर, छोटा पुत्र रोहित और उसकी पत्नी कीर्तिन। रोहित और कीर्तिन की लाश पानी की टंकी में मिली थी। अच्छा खासा भला पूरा परिवार था और परिवार में एंट्री हुई मौसा जी की, यानी दुलारी सोनकर, दुलारी के बहनोई की, चचेरी बहन जिसको ब्याही थी वो बहनोई। उम्र उनकी वही जितनी उसके बच्चों की उम्र है। इनका आना जाना शुरू हुआ और वो ज्यादातर निर्मला के पास जाते थे। मौसा जी निर्मला से मिलते थे, निर्मला के कमरे में घंटों घंटों रहते थे। दुलारी देवी सास थी। सास तो फिर सास ही है, चाहे जिसकी सास हो और चाहे जैसी सास हो। दिमाग लगाना शुरू किया और एक दिन उन दोनों को घोर आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लिया और यह कहा कि मैं पूरा परिवार इकट्ठा करके अभी तुम्हारे बारे में बताती हूं। अपनी बहू से कहा, तुम किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगी, ना अपने मायके में ना अपने ससुराल में। रोहित फौरन वहां से भाग लिए। मौसा जी जब पकड़ा गया तो मौसा जी तो फौरन अपना कपड़े पहने निकल लिए। जब इस तरह की बात सास ने की तो निर्मला की काटो तो खून नहीं, कोई जवाब नहीं दे पाई और इसका फायदा उठाकर सास बराबर उसको धमकी भी देती थी, ब्लैकमेल भी करती थी। अभी बुलाती हूं सबको बताती हूं क्या बात है। बहरहाल ये सब ऐसा हुआ कि फिर बैठ के इन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें अपनी सास ससुर को हटाना है अपने रास्ते से। और फिर इन लोगों ने पार्टी की घर में, जश्न मनाया कि नहीं अब इनको हम हटा देंगे। यही नहीं, 4 हत्याओं के बाद 13वीं जैसे ही संपन्न हुई है,
फिर इन लोगों ने एक पार्टी की घर में अपनी जीत का जश्न मनाया कि हम जीत गए और हमारे राह में जो भी आया था उसको उसकी जिंदगी ही खत्म कर दी। बहरहाल सभी को जेल भेज दिया गया और अब तो लगभग ट्रायल पर यह मुकदमा आ गया होगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से ये सिद्ध हो गया कि निर्मला ही इस चौहरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी। आज की घटना, पति के मौसा रोहित और पत्नी निर्मला ने मिलकर परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। 2 दोस्त नरेश और महाकाल, इन दोनों ने छोटे वाले बेटे और बहू के बॉडी को डिस्पोजल में इनकी सहायता की। कपड़ों में लपेट के पानी की टंकी में डाला कि फिलहाल 2 लोगों की हत्या उतनी सनसनीखेज नहीं होगी, हम लोग थाने पर मैनेज करेंगे, जब ये बॉडी निकलेगी तब फिर देखा जाएगा। तो इन लोगों ने मिलकर पति के मौसा रोहित और पत्नी निर्मला, इन्होंने 4 लोगों की हत्या कर दी। कारण यह था कि सास ने एक दिन अपने बहनोई यानी बेटे के मौसा और अपनी बहू को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लिया और उसी दिन से सास तो बिल्कुल कही जैसे 7वें आसमान पर हो गई। करेला नीम चढ़ गया, करेले जैसी कड़वी सास शब्द, ऐसा नहीं कि सब सास ऐसी होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन पुरानी कहानियों में, पुराने साहित्य में, सामाजिक साहित्य में, देशज साहित्य में सास बिल्कुल एक विलेन की भूमिका रखती है किसी भी कंबाइंड परिवार के लिए। और बहुएं जो घर की होती हैं वो सास से इज्जत सब करती हैं लेकिन डरती भी बहुत हैं। ये एक स्ट्रक्चर है कंबाइंड फैमिली का और उसी के कारण ये, चाहे डिसिप्लिन समझ लीजिए, चाहे ट्रेडिशन समझ लीजिए, चाहे पारिवारिक व्यवस्थाएं या विविधताएं या विवशताएं हों, और जब सास को अपनी बहू की किसी कमी का पता लग जाए तो वो नीम पर होती है, करेला और नीम पर। उसी दिन से उसने जीना मुहाल कर दिया निर्मला का। सारा काम भी करवाना और कहना, जैसे उसने कहा कि नहीं ये नहीं हो पाएगा अम्मा जी, तो उनका ठीक है मैं सबको बुला के बताती हूँ कि क्या पकड़ा था मैंने, किसको तुम्हारे साथ देखा था और तुम क्या क्या करती हो यहां पर। फिर वो चुप हो जाए। आज ही जाकर उसने भी दिमाग लगाया। सबसे पहले उसने सोचा कि अपने पति को ये बात बता के और पति की सिंपैथी, पति को अपने फेवर में किया जाए। गंगाराम से उसने कहा कि तुम्हारी मां मुझे बहुत तंग करती है, तुम्हारे मौसा को लेकर मेरे ऊपर लांछन लगाती है, ये कहती है कि तुमने मौसा ने तुमको फंसा लिया है। इस बात को सुनकर पति गुस्से से लाल हो गया कि मेरी मां की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी के बारे में इस तरह की बात कर रही हैं। तो वो फौरन अपनी मां के पास गया और उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी निर्मला को ये कहने की कि ये मौसा से फंसी है। मां ने भी सोचा कि इसको पूरी बात बताना कि मैंने क्या क्या देखा था ये ठीक नहीं है। उसने कहा कि नहीं, उसका जो है चाल चलन बहू का ठीक नहीं है। गंगाराम मां से, जिसको कहते हैं ना कि बहुत तेज तेज बात करने लगा, पिता भी आ गए और पिता मां के फेवर में खड़े हुए और ये कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मां से इस तरह की बात की जाती है।
माँ ने तुमको जन्म दिया है, ये है वो है, जो बड़े बुजुर्गों की बात होती है। इसी बीच छोटा भाई और बहू भी आ गए। ये बात चल ही रही थी, बात जिसको हीटेड आर्गुमेंट्स कहते हैं, ये चल ही रहे थे कि छोटा भाई और बहू भी आ गई। और बहू ने कहा कि देखिए, दूसरे की बात छोड़ दीजिए, आप लोग तो घर में रहते नहीं, मैं घर में रहती हूं। सासू जी ने कोई बात गलत नहीं की है। पूरा पूरा दिन रोहित मौसा इसके कमरे में क्या करते हैं। हमारे भी मौसा हैं, लेकिन कभी उनसे हमारी बात भी नहीं हुई। कमरे में आने की तो बात ही छोड़ दीजिए। न वो उसके गांव की है, न उससे किसी तरह की पुरानी वाली रिश्तेदारी है। क्या करते हैं उसके यहां पर। जब छोटी वाली बहू ने ये सब कहना शुरू किया, तो ससुर ने यानी गंगाराम के पिता ने ये देखा कि बात अब ज्यादा बढ़ रही है, ज्यादा लोगों के बीच में जा रही है। उसी समय उन्होंने कहा कि अब से रोहित मौसा घर में नहीं आएंगे, लेकिन तुम लोगों को भी ये ध्यान रखना होगा कि अब किसी की जुबान पर यह बात नहीं आएगी, वरना बदनामी परिवार की होगी। हमें भी समाज में बैठना उठना होता है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। बात तय हो गई, बात वहीं पर समाप्त कर दी गई कि अब कोई भी इसका जिक्र इवन आपसी बातचीत में भी नहीं करेगा। बात खत्म तो हो गई, लेकिन निर्मला को यह लगने लगा कि पूरा परिवार मेरा जान गया कि मेरे और मौसा के क्या संबंध हैं। ऐसे में वो अब किसी को कैसे अपना मुंह दिखाएगी। बस पति से उसने कहा कि देखो, मैंने तुमको बात बताई थी, देखा ये किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अब तो या तो तुम अपनी सास मतलब अपनी मां और अपने छोटे भाई की पत्नी को मारोगे, या फिर मैं ससुराल छोड़कर मैके चली जाऊंगी, कभी लौट कर नहीं आऊंगी। मान मनोबल की बहुत गंगाराम ने, और उसने भी ये दिमाग लगाया कि ये बात क्यों ना रोहित मौसा से ही पूछी जाए कि ये जो बताया जा रहा है इसमें कितनी सत्यता है और क्या तुम्हारा इसके बारे में कहना है। रोहित को बुलाया, बातचीत शुरू की। रोहित साफ मुकर गया। उसने कहा, दरअसल जिज्जी यानी गंगाराम की माता जी यानी दुलारी देवी, ये निर्मला से चिढ़ती हैं, जलन रखती हैं, इसलिए उसके बारे में इस तरह की बकवास करती हैं। गंगाराम को लगा कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, मेरी पत्नी भी बिल्कुल सही कह रही है। ये जानबूझकर मेरी मां मेरी पत्नी को परेशान करने की नीयत से इस तरह के लांछन लगा रही है। फिर तीनों एक साथ बैठे और ये तय किया कि अब अगर ये यहां रहे, जिंदा रहे, तो शायद हम ही लोगों को ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए अब इनका जिंदा रहना ठीक नहीं है। इंतजाम किया गया और जैसे ही ये चारों अकेले हुए घर में, बच्चे थे तमाम और दूसरे रिश्तेदार, लोगों का आना जाना, गांव किसी शादी में गया और बस इन तीनों ने बांके से चारों को काट डाला, चेहरे कुचल दिए। फिर अपने दोनों दोस्त नरेश और महाकाल को मदद के लिए बुलाया किसने? निर्मला ने, क्योंकि निर्मला के पास इन दोनों का आना जाना था, जो बात नार्को टेस्ट में क्लियर हुई थी। फिर क्या था, 2 बॉडी पानी की टंकी में और बाकी की 2 बॉडी घर में। और सबसे पहले निर्मला ने ही चिल्ला चिल्ला कर गांव में हल्ला मचाया था कि बदमाश आए, मेरे सास ससुर को मार दिया और देवर और देवरानी को उठा ले गए।
तो रोहित, गंगाराम, नरेश और महाकाल ने मां बाप, भाई और भाई की बहू को इस तरह से ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने जब पूछताछ की तब रोहित मौसा ने यह बताया कि हमारे और निर्मला के बीच में संबंध थे। थोड़े बहुत नहीं, बहुत प्रगाढ़ संबंध थे, शारीरिक संबंध थे। और जब हमें बाहर जाने का हुक्म दिया कि अब घर में कभी नहीं आओगे, तो मैं और निर्मला दोनों परेशान हो गए। मैंने निर्मला से कहा कि तुम ही कोई तरीका निकालो, वरना अब मैं कभी भी, तुम बाहर जा नहीं सकती हो और मैं घर के भीतर आ नहीं सकता हूं, जीना दूभर हो जाएगा। तब निर्मला ने गंगाराम से बात की। तब निर्मला ने गंगाराम से कहा कि तुम रोहित से बात करो। रोहित से बात की गई। रोहित ने कह दिया कि सब झूठी बातें हैं, बकवास करती हैं मेरी बहन, मेरी दीदी यानी गंगाराम की मां। और फिर प्लान करके 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पहले भी जब प्लान फाइनलाइज किया तब भी पार्टी हुई उसी घर में, और 4 हत्याओं के बाद भी उसी घर में पार्टी की गई। जब पुलिस के सामने रोहित मौसा अपना बयान इस तरह का दे रहे थे, गंगाराम भी थाने पर ही था। उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि अपनी पत्नी के कहने पे उसने कितना बड़ा अनर्थ कर डाला है। इसलिए रिश्तों की शुचिता बनाए रखना ये सबकी जिम्मेदारी है। देखिए, रिश्तों को कभी उम्र से नहीं आंका जाता। हमारे गांव में एक बाबा है हमारे, वो हमसे कम से कम 20 साल छोटे हैं, लेकिन बाबा हैं, उनको प्रणाम करता हूं। रिश्ते में बाबा हैं। मेरे सगे बाबा के चचेरे भाइयों के भाई हैं, प्रणाम करता हूं। रिश्ता बाबा यानी ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन का है। इसी तरह तमाम रिश्ते के फूफा और मौसा, चाचा बहुत कम उम्र के भी होते हैं। सगे फूफा के सबसे छोटे भाई हो सकता है मुझसे 25 साल छोटे हों, लेकिन रिश्ता रिश्ता होता है। और रिश्तों की एक सैंक्टिटी होती है। ये रिश्ते समाज के बनाए हुए और टाइम टेस्टेड हैं। सैकड़ों हजारों सालों से ये रिश्ते चलते चले आ रहे हैं। इनको उम्र से कभी मत देखिए। इनको रिश्तों की सैंक्टिटी को बनाए रखिए, वरना समाज का ये ढांचा ही ध्वस्त हो जाएगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।